सो आज सेकेंड लेक्चर है वेक्टर कैलकुलस का। लास्ट टाइम हमने किया था ग्रेडियंट निकालना। ग्रेडियंट एक स्केलर फंक्शन का निकाला जाता है, वो मैंने आपको सिखाया था। ग्रेड एफ के नाम से उसको डिनोट कर सकते हैं, ग्रेड एफ, डेल एफ, और वी कैन से ग्रेड एफ, that is where f is a scalar function, that is grad f। कैसे फाइंड आउट किया जाता है? I कर्ल बाय कर्ल x प्लस j कर्ल बाय कर्ल y प्लस k कर्ल बाय कर्ल z एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल। ये पूरी वैल्यू है डेल की एंड साथ में स्केलर फंक्शन f। तो स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन भी मैंने आपको क्लियर कर दिए थे लास्ट लेक्चर में। अब हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन वेक्टर कैलकुलस। सो जैसे पार्शियल डेरिवेटिव में भी ये बहुत क्लियर है कि पार्शियल डेरिवेटिव में भी डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव गिव्स द रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन f। तो सेम हेयर डायरेक्शनल डेरिवेटिव मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फंक्शन इन अ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सपोज वी हैव अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज p एंड टर्मिनल पॉइंट इज q। वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ दिस स्केलर फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। तो क्या है फॉर्मूला? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। So the directional derivative of a function, scalar function of a scalar function f in the direction of a vector is del f, or we can say grad f dot a unit vector, grad f dot a unit vector। ये फॉर्मूला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। f का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ a यूनिट वेक्टर। the formula is del f dot a, or we can say grad f dot a unit vector। a unit vector आप कैसे निकालोगे? a vector by magnitude of, और we can say norm of a vector। ठीक है, इस तरह से निकाल के a यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो ग्रैड f डॉट a वेक्टर इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव अ फंक्शन f, find the directional derivative of the function f 2x square plus 3y square plus z square। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट p पॉइंट दे रखा है 2, 1 एंड 3 इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर इज i माइनस 2j। ये वेक्टर दे रखा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट 2, 1, 3। तो फॉर्मूला यही है कि सीधा आपको क्या करना है, ग्रैड f निकालना है। तो ग्रैड f इज i कर्ल बाय कर्ल x ऑफ f फंक्शन इज 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस j कर्ल बाय कर्ल y of f function, that is 2x square plus 3y square plus z square plus k curl by curl z of f function, that is 2x square plus 3y square plus z square। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू x है तो y और z जीरो हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y है तो x और z जीरो हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू z है तो x और
y 0 हो जाएंगे, यहाँ से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x एंड दिस इज 6y एंड दिस इज 2z। तो ये आ जाएगा ग्रेड f। तो ये बन जाएगा ग्रेड f इज 4xi प्लस 6yj प्लस k। उसके बाद अभी तो आया है ग्रेड f, अब हम निकालेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a यूनिट वेक्टर, a यूनिट वेक्टर निकालेंगे पहले। तो दिस इज i माइनस 2j, ये a वेक्टर था और नीचे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 प्लस 4, मैग्नीट्यूड यही होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर विद इन रूट। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5, तो i माइनस 2j बाय अंडर रूट 5। अब निकालते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दैट इज डेल f डॉट a यूनिट वेक्टर। तो 4xi प्लस 6yj प्लस 2zk, ठीक है, डॉट अब a यूनिट वेक्टर दैट इज i माइनस 2j बाय अंडर रूट 5, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है यानी कि सिर्फ i डॉट i1 बनेगा, i डॉट j 0 हो जाएगा, j डॉट i भी 0 हो जाएगा, दैट इज सिर्फ i डॉट i रहेगा। तो ये आ जाएगा 4x अपॉन रूट 5, j डॉट j आ जाएगा माइनस 12y अपॉन रूट 5 और k डॉट k है नहीं तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f। बहुत इजी सा फॉर्मूला है, डेल डॉट f, डेल f डॉट a यूनिट वेक्टर। इस तरीके से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का, किसी भी स्केलर फंक्शन का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लिख के दे रही हूँ, आपको वो करना है। उसके बाद हमें ये भी दे रखा था लास्ट में एट पॉइंट p दे रखा था आई थिंक 2 1 3। तो आपको क्या करना है, इसको एट पॉइंट 2 1 3 का मतलब है आपको x की जगह पर 2 पुट कर देना है, y की जगह पर 1 पुट कर देना और z की जगह पर 0 पुट कर देना लास्ट में, ठीक है। तो यही करना था। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, फाई फंक्शन दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई is equals to under root x square plus y square plus z square at point 3 1 2 in the direction of a unit vector, in the direction of a vector I माइनस 2k, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, ये आप कर लेना। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को रेट ऑफ चेंज भी बोला जाएगा, जैसे डेरिवेटिव का मीनिंग ही यही है, रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन। तो कई बार डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेंशन ना होके रेट ऑफ चेंज भी लिखा आ जाता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन f इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ऐसा भी आ जाता है कई बार। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखा हो या रेट ऑफ चेंज, आपको यही करना है, ग्रेड f डॉट a यूनिट वेक्टर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन of two surfaces, दो surfaces हैं, suppose phi 1 and phi 2 are two surfaces
then what is the angle of intersection between these two surfaces is cos theta is equals to del phi 1. Del phi 1 means grad phi 1 dot del phi 2 by magnitude of del phi 1 into magnitude of del phi 2. ये सब ग्रैड है, ग्रैड फाई 1 ग्रैड डॉट ग्रैड फाई 2, बिकॉज ग्रैड करने के बाद या डेल करने के बाद जो फंक्शन आता है, आंसर आता है, वो एक वेक्टर बन के आता है, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट लगेगी. दिस इज सेम एज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट. ये सेम फॉर्मूला है. वहाँ पर तो हमें वेक्टर दिए होते थे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो यही फॉर्मूला लगता था ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. तो यही सेम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसेज है. बस हमें जो दो सर्फेसेज दे रखे होंगे उनके हमें रेट ऑफ चेंज निकालने होंगे, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉर्मल भी कह सकते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी निकालने होंगे. यूनिट नहीं, या यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सर्फेसेज भी कह सकते हैं. तो ये हमें पहले फाइंड आउट करने होंगे. उसके बाद आपको वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है. जैसे दो वेक्टर्स के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का निकालते थे, वैसे ही ये भी निकालना है. आपको सिर्फ क्या करना है, पहले नॉर्मल टू द सरफेस निकालना है. जो हमें दो सरफेसेस दे रखे हैं इनके नॉर्मल निकालने हैं, और उसके बाद आपको उनके नॉर्मल कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग ग्रेड फाई, बाय यूजिंग ग्रेडियंट, और उसके बाद इनके बीच का एंगल इज दिस सेम एज जैसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करते थे. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस x y square z is equals to 3x plus z square. एक surface ये है and the second surface is 3x square minus y square plus 2z is equals to 1. क्वेश्चन ये है, find the angle of intersection between these two surfaces. तो आपको सबसे पहले surface number 1 से it is phi 1. phi 1 इसको भी आप इधर ले जाओ, x y square z minus 3x minus z square, and say phi 2 is 3x square minus y square plus 2z minus 1. अब आपको निकालना होगा ग्रेड phi 1. ग्रेड phi 1 is I curl by curl x of phi 1 plus j curl phi 1 by curl y plus k कर्ल phi 1 by कर्ल z. तो I कर्ल phi 1 क्या आ जाएगा, कर्ल phi 1 by कर्ल x. तो विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ x ही डेरिवेटिव होगा, तो ये आ जाएगा, पहला आ जाएगा y स्क्वायर z, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -3 और इसका आ जाएगा 0 प्लस j कर्ल phi 1 by y, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2xyz और बाकी आ जाएंगे 0 प्लस k कर्ल phi 1 बाय कर्ल z, डेरिवेटिव आ जाएगा x y स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा एंड 2z. तो ये आ जाएगा डेल phi 1. सिमिलरली डेल phi 2 डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, I पहले करना है विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, दैट इज 6x प्लस j माइनस 2y विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव प्लस k और 2z का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, तो दिस इज 2k. तो डेल phi 1 डेल phi 2 आ चुके हैं, ग्रेड phi 1 ग्रेड phi 2 आ चुके हैं. अब इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स हमें नॉर्मल वेक्टर मिल चुके हैं. अब हमें क्या करना है, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, इनका इंटरसेक्शन का एंगल फाइंड आउट करना है. तो फॉर्मूला क्या था, cos थीटा इज इक्वल्स टू डेल phi 1 डॉट डेल phi 2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल phi 1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल phi 2. So cos theta is equals to del phi 1, del phi 1 आया है y square z minus 3i plus 2xy z j plus x
वाई स्क्वायर माइनस 2z के डॉट डेल फाई 2 आया था 6xi माइनस 2yj प्लस 2k बाय मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर z माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2xyz स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर इंटू अंडर रूट 6x स्क्वायर प्लस माइनस 2y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1। तो ये फॉर्मूला है। इस तरीके से जो भी आप कैलकुलेट करोगे, जो भी आंसर आएगा दैट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसिस। ठीक है। तो नेक्स्ट है डाइवर्जेंस। नेक्स्ट टॉपिक डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये तीन टॉपिक हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो ग्रेडियंट में आपको बता चुकी हूँ, ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर फंक्शन का फाइंड आउट किया जाता है एंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल जो है वो एक वेक्टर फंक्शन के फाइंड आउट होते हैं। ये दोनों ही वेक्टर फंक्शन के फाइंड किए जाएंगे। वेक्टर फंक्शन सिर्फ ग्रेडियंट होगा जो एक स्केलर फंक्शन का फाइंड आउट किया जाएगा। सो डाइवर्जेंस एंड कर्ल जो है वो वेक्टर फंक्शन के फाइंड आउट किए जाएंगे। जैसे सपोज f we have a vector function, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे suppose we have a vector function like 3xz 2xy yz square। ये एक वेक्टर फंक्शन है, तो we can write it as 3xzi plus 2xyj minus yz square k। ये एक वेक्टर फंक्शन है। ठीक है। तो इसका अब हम निकालेंगे डाइवर्जेंस, जिसको डिनोट करते हैं DIV, डाइवर्जेंस ऑफ f। ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं डेल डॉट f वेक्टर। डॉट इसलिए आ रहा है बिकॉज डेल इज अ वेक्टर, f इज अ वेक्टर, सो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होगी। ग्रेडियंट में डॉट नहीं लगती है, ग्रेडियंट में डेल f होता है। डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल डॉट f। तो डेल की वैल्यू क्या होती है, सेम वही i कर्ल बाय कर्ल x प्लस j कर्ल बाय कर्ल y प्लस k कर्ल बाय कर्ल z। अब डॉट f लग रहा है, डॉट f वेक्टर हमने जैसे लिया 3xzi प्लस 2xyj माइनस yz स्क्वायर k। तो डॉट प्रोडक्ट है, तो i की i वाले के साथ प्रोडक्ट होगी। सो दिस इज i कर्ल बाय कर्ल x, किसके साथ होगी प्रोडक्ट 3xz प्लस j कर्ल बाय कर्ल y ऑफ 2xy प्लस k कर्ल बाय कर्ल z ऑफ माइनस yz स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ f। अब आप डेरिवेटिव निकाल दो, i 3z प्लस j 2x प्लस माइनस आएगा क्योंकि माइनस था, तो माइनस k 2yz। तो ये आ गया डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन f। इन शॉर्ट we can say if f is a vector function of the form f1i plus f2j plus f3k, then divergence of f is, या del dot f is curl f1। यहाँ डॉट प्रोडक्ट थी तो i डॉट i 1 बन जाएगा, j डॉट j 1 बन जाएगा, k डॉट k 1 बन जाएगा। यहाँ से भी ये हट जाएंगे। सो डाइवर्जेंस ऑफ f क्या बनेगा, इज सिंपली कर्ल f1 बाय कर्ल x प्लस कर्ल f2 बाय कर्ल y प्लस कर्ल f3 बाय कर्ल z। ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन f।
कर्ल F1 दैट मीन्स जो I के साथ है सिर्फ उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा, जो J के साथ है उसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव होगा, और जो K के साथ फंक्शन दे रखा है उसका विद रिस्पेक्ट टू z के साथ होगा, विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव होगा। तो ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ F। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कर्ल पे। कर्ल भी एक वेक्टर फंक्शन का ही फाइंड आउट करेंगे। कर्ल ऑफ F वेक्टर फंक्शन इज डेल क्रॉस F, इज डेल क्रॉस F। क्रॉस का मतलब क्रॉस कैसे करते थे हम, यूजिंग डिटर्मिनेंट। यहाँ पर लिखेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर I J K बिकॉज दोनों के यही है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ डेल दैट इज कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z, एंड कंपोनेंट ऑफ F F1 F2 F3। और डिटर्मिनेंट को आप इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करोगे, अगर आप फर्स्ट रो एक्सपेंड कर रहे हो तो I इंटू, हम फर्स्ट रो एक्सपेंड कर रहे हैं I इंटू क्या आ जाएगा, ये इसकी कॉलम और इसकी रो छोड़कर बाकी क्या आ जाएगा, कर्ल F3 बाय कर्ल y माइनस कर्ल F2 बाय कर्ल z। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव आएगा माइनस j, तो ये आ जाएगा कर्ल F3 बाय कर्ल F1 माइनस कर्ल F3 बाय कर्ल x माइनस कर्ल F1 बाय कर्ल z plus k, and this is curl F2 by curl x minus curl F1 by curl y। तो ये आ जाएगा कर्ल F। ओके, तो अब तीनों टॉपिक हो चुके हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। मैं एक बार आपको तीनों के बारे में इन शॉर्ट बता देती हूँ। सिर्फ ग्रेडियंट जो है वो एक स्केलर फंक्शन का फाइंड आउट किया जाएगा। ग्रेडियंट कैसे होगा, सिंपली डेल f। ग्रेडियंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर आता है। डाइवर्जेंस और कर्ल हमेशा एक वेक्टर फंक्शन का फाइंड आउट किया जाएगा। डाइवर्जेंस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर फंक्शन आएगा, और कर्ल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर फंक्शन आ रहा है, एज यू कैन सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, कर्ल करने के बाद एक वेक्टर फंक्शन रिजल्ट में मिलेगा। उसके बाद दो छोटी सी डेफिनेशन है, दैट इज इररोटेशनल एंड सोलेनॉइडल। सो अ वेक्टर फंक्शन f is called solenoidal if its divergence is 0. f is called solenoidal if del dot f is 0, then it is called solenoidal. And second definition is irrotational. A vector function f is called irrotational if its curl is 0. That is, if del cross f is 0, then it is called irrotational. A vector function f is called irrotational if its curl is 0, and is called solenoidal if its divergence is 0. A scalar function f, scalar function f, यहाँ वेक्टर फंक्शन था, अब मैं स्केलर फंक्शन की डेफिनेशन बता रही हूँ। अब स्केलर फंक्शन f इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक इफ इट सेटिस्फाइज कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देन इट इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। अगर वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है तो f जो कि एक स्केलर फंक्शन है, सिर्फ एक स्केलर फंक्शन ही हार्मोनिक फंक्शन बन सकता है, वेक्टर फंक्शन नहीं। तो इस जो ये जो इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड लैपलास इक्वेशन। लैपलास इक्वेशन।
तो एक वेक्टर फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे अगर ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो लैप्लास इक्वेशन इज कर्ल स्क्वायर f by कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर f by कर्ल y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और इन शॉर्ट वी कैन से डेल स्क्वायर f इज इक्वल टू 0। इसको ऐसा भी कह सकते हैं। एक दो क्वेश्चन दे रही हूँ, आप सॉल्व कर लेना। f वेक्टर फंक्शन दे रखा है इज zi प्लस xj प्लस yk। प्रूव करना है दिस फंक्शन इज सोलेनॉइडल। और एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है f 2xyi प्लस x स्क्वायर प्लस 2yj 2yzj प्लस y स्क्वायर प्लस 1k इज इरोटेशनल। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है। i के साथ जो है उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा, j के साथ जो है उसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव होगा, और जो k के साथ है उसका विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव होगा। इस तरीके से आप डाइवर्जेंस निकाल सकते हो। उसके बाद कर्ल के लिए क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट, उसके बाद i j k, देन कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z, एंड देन component of f vector, component of I is 2xy, then second रो सेकंड कॉलम में आपको लिखना है x स्क्वायर प्लस 2yz, एंड उसके बाद लिखना है y स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करना। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। दैट इज द लाइन इंटीग्रल। line integral which is nothing but a generalization of definite integral। ठीक है, the concept of line integral is simple and natural generalization of definite integral। that means आपको एक इनिशियल पॉइंट गिवन होगा, एक टर्मिनल पॉइंट गिवन होगा, विद इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ अ कर्व और अ लाइन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ लाइन इंटीग्रल। तो वेक्टर की फॉर्म में क्या होगा, एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है f का इंटीग्रेशन करना है within the curve C f dot dr। so this is line integral। C कर्व हमें कोई ना कोई दे रखी होगी, ठीक है, within that curve हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रल या पाथ इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं लाइन इंटीग्रल, क्योंकि बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव एनी कर्व, नॉट स्पेसिफिक लाइन हमें कोई दे रखी होगी, बट कोई भी कर्व के विद रिस्पेक्ट टू भी हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होगा। तो दिस इज नॉट पर्टिकुलरली लाइन इंटीग्रल, बट वी कैन से पाथ इंटीग्रेशन ऑल्सो। सो एफ डॉट डी आर, एफ आपको फंक्शन दे रखा होगा, सी कोई कर्व आपको दे रखी होगी। नाउ व्हाट इज आर हियर, आर इज द पर्टिकुलरली, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वेक्टर कैलकुलस जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने कुछ नोटेशंस बताई थी, उसमें से आर ये था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही था। सो व्हाट इज डी आर हियर, डी आर इज डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है, सपोज f इज अ फंक्शन f1i प्लस f2j प्लस f3k। so what is f dot dr here is f1 dx plus f2 dy plus f3 dz, एंड इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू सी, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू सी कर्व। ठीक है,
क्वेश्चन करते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है, जैसे मैंने आपको इसका एक और नाम बताया था, दैट इज पाथ इंटीग्रेशन। तो f dot dr, that is this line integral f dot dr is independent of path, is independent of path if curl f is, if curl f is 0, then अगर curl f 0 है तो this line integration is independent of path। अगर इसका curl 0 है then this line integration is independent of path। Okay, so let's start with some numerical। If f vector is 3xyi minus y square j, evaluate line integration f dot dr with respect to c, and c is the arc of the parabola, c is the arc of the parabola, not complete parabola but इस parabola की एक arc है, वो आर्क कहाँ से कहाँ तक है, 0 0 2 1 2, इस इन दो पॉइंट्स के बीच की जो आर्क है उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको लाइन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस पैराबोला की हमें एक लिमिट दे रखी है, इसकी एक आर्क दे रखी है फ्रॉम 0 0 टू 1 2। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला है, तो 1 पॉइंट यहाँ होगा और एक ये यहाँ 2 पॉइंट। ठीक है, सो 1 2 और 0 0, ये एक आर्क दे रखी है। ठीक है, इसके विद रिस्पेक्ट टू हमें इस फंक्शन का लाइन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो f ये दे रखा है, dr ये है, अब f डॉट dr क्या बनेगा, i वाले के i के साथ प्रोडक्ट होगी, दैट इज 3xy dx माइनस वाई स्क्वायर dy, और k नहीं है तो dz 0 हो जाएगा। ठीक है, ये f डॉट dr है। अब हमें कर्व c को चेक करना है, ये y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, अब हमें dx और dy देखने होंगे, तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू करना है, तो dy इज इक्वल टू 4x dx, या तो आप पूरे f डॉट dr को dy में कन्वर्ट कर दो या फिर पूरे f डॉट dr को dx में कन्वर्ट कर दो। अगर आप dy में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको y की लिमिट लेनी पड़ेगी, दैट इज 0 टू 2, और अगर आप x में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको x की लिमिट लेनी पड़ेगी, दैट इज 0 टू 1। हम dy की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, दैट इज पूरे फंक्शन को x में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो f डॉट dr क्या बनेगा, ये हमारे पास कर्व थी, इसके विद रिस्पेक्ट टू c है, हमने y की वैल्यू पुट कर दी 3x इंटू y की वैल्यू है 2x स्क्वायर dx माइनस y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4x4 और dy की वैल्यू आ जाएगी 4x dx, तो दिस इज 6x क्यूब dx माइनस 16x5 dx, that is 6x क्यूब माइनस 16x5 dx। ये वैल्यू आ गई f डॉट dr की। अब हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, सो द इंटीग्रेशन f डॉट dr, और हमने सारा फंक्शन x में कन्वर्ट किया है, सो विल टेक द लिमिट ऑफ x फंक्शन दैट इज फ्रॉम 0 टू 1, तो लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 6x क्यूब माइनस 16x5 dx, इंटीग्रेट कर दो, सो दिस इज 6x4 by 4 minus 16x6
बाई 6 एंड पुट द लिमिट ऑफ 0 to 1, जो भी सॉल्यूशन आएगा दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ फंक्शन. ओके, सो लाइन इंटीग्रेशन को वर्क डन भी बोला जाता है. वर्क ऐसा भी आ सकता है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स दिस इन मूविंग अ पॉइंट. ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का भी लेते हैं, ये वर्क डन की फॉर्म में है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वर्क डन the work done by the force F is x square plus y square I minus 2x yj in moving a point from 0 0 to AB along the rectangle. ओके, तो हमें कर्व क्या दे रखी है, along the rectangle bounded by the lines x is equals to 0, x is equals to a, y is equals to 0, y is equals to b. तो ये हमें कर्व दे रखा है. So within this curve find the work done, that is we have to find out the line integral of this वेक्टर फंक्शन. तो पहले हम ये रेक्टेंगल बना लेते हैं. से इट इज ए, से इट इज बी, सो x इक्वल्स टू 0 तो यही रह जाएगा. x इक्वल्स टू 0 तो ये आ जाएगा. y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएंगी एक्सेस. उसके बाद हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू बी एंड x इक्वल्स टू a. तो ये रेक्टेंगल हमें दे रखा है, ये पॉइंट बनेगा a to b, AB, ये आ जाएगा 0 0, ये आ जाएगा a 0 एंड दिस इज b 0 b. यहाँ पर ये ऐसे मूव कर रहा है फ्रॉम 0 0 टू AB. ठीक है, यहाँ पर y 0 है, यहाँ पर x 0 है. ठीक है, यहाँ पर x कांस्टेंट है a और यहाँ पर y कांस्टेंट है b. ठीक है, तो ये हमें दे रखा है. अब हमें निकालना है f डॉट dr, दैट इज f हमें ये दे रखा है. ठीक है, dr हमें पता है dxi, तो f लिख देती हूँ मैं यहाँ पे दोबारा से. f इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyj और dr इज dxi प्लस dyj प्लस dzk. ठीक है, ये आ जाएगा dr. तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy dy और dz हो जाएगा 0. तो ये आ गया f डॉट dr. अब हमें 1 बाय 1 एक एक लाइन के अलोंग चलना है. पहले हम इनको नाम दे देते हैं a, b, c एंड d. तो पहले हम चलेंगे अलोंग. हमें f डॉट dr निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगल. तो हमें लाइन इंटीग्रल हम पर्टिकुलरली एक ही कर्व के विद रिस्पेक्ट टू कर सकते हैं. एंड हियर वी हैव 4 लाइंस. तो हम चारों लाइन के अलग अलग अलोंग f डॉट dr निकालकर चारों का सम कर देंगे. ठीक है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन वैसे तो हमें करना है अलोंग a b c d, अलोंग द रेक्टेंगल a b c d f
डॉट डी आर निकालना है तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, अलोंग पहले कर देंगे ए बी एफ डॉट डी आर प्लस फिर करेंगे बी सी एफ डॉट डी आर प्लस फिर करेंगे सी डी एफ डॉट डी आर एंड देन फाइनली प्लस डी ए एफ डॉट डी आर, राइट। तो इस तरीके से निकालना है। तो अलोंग सबसे पहले हम चलते हैं अलोंग ए बी, ये एफ डॉट डी आर मैंने पहले ही निकाल दिया है, इसी का ही हर एक में यूज करना है। तो अलोंग ए बी में, ठीक है, अलोंग ए बी में आपको चेक करना है वेरी कौन कर रहा है और कांस्टेंट कौन है। तो कांस्टेंट यहाँ पर y है और वेरी कौन कर रहा है, x वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू a पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर अलोंग ए बी में y कांस्टेंट है एंड x वेरी कर रहा है, x वेरीज from 0 to a. If y is constant, then its derivative is 0. As you know, derivative of a constant is 0. So dy is 0, right? तो f dot dr क्या बन गया, f dot dr. If y is 0, then dy is 0. तो y 0, dy 0, y 0. तो बचा क्या, x स्क्वायर dx, सारों की वैल्यू पुट कर दी, y 0 dy 0, इन दोनों की वैल्यू पुट करी f डॉट dr में। तो f डॉट dr यहाँ क्या बना, f डॉट dr बन गया x स्क्वायर dx। अब इसको अलोंग ए बी करना है तो अलोंग ए बी में कौन वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू a। तो ये आ जाएगा फ्रॉम 0 टू a, इंटीग्रेट कर दो। सो दिस इज x क्यूब बाई 3, लिमिट फ्रॉम 0 टू a, दैट इज a क्यूब बाई 3। अलोंग ए बी हो गया। अब हम चलते हैं अलोंग बी सी। सो नेक्स्ट अलोंग बी सी, ठीक है, अलोंग बी सी में चलते हैं, ये रहा अलोंग बी सी। इसमें कांस्टेंट कौन है, इसमें कांस्टेंट x है, ठीक है, x की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, x इज कांस्टेंट हियर, a एंड y वेरीज फ्रॉम 0 टू b। सो अलोंग बी सी में x is equals to a and y varies from 0 to b। y vary कर रहा है from 0 to b। if x is constant then dx is 0 here। if x constant है तो dx क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो f डॉट डी आर में x की वैल्यू a पुट करनी है, जो हमें दे रखी है x की वैल्यू a और dx 0। तो dx 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये पूरा 0। यहाँ पर x की वैल्यू a पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -2ay dy। तो यहाँ से f डॉट डी आर क्या बनेगा, f डॉट डी आर ये बन जाएगा -2ay dy। अब इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, 0 टू b, इंटीग्रेट कर दो, -2ay स्क्वायर बाई 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, 0 टू b। सो लिमिट पुट कर दो आप -ab स्क्वायर। ये हुआ अलोंग बी सी। अब चलते हैं अलोंग सी डी, ठीक है। तो अलोंग सी डी में कौन कांस्टेंट है, अलोंग सी डी में y कांस्टेंट है एंड वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है फ्रॉम a टू 0 एंड x वेरीज फ्रॉम a टू 0, ठीक है। तो y कांस्टेंट है तो dy 0 हो जाएगा। अलोंग सी डी में y कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू b, तो dy क्या आ जाएगा, dy 0 एंड x वेरी कर रहा है, x वेरीज फ्रॉम a टू 0, x वेरीज फ्रॉम a टू 0, ये रहा x वेरी कर रहा है a टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा।
तो f.dr क्या बनेगा, y की वैल्यू b पुट करनी है, dy की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो dy हो जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ पर y की वैल्यू b पुट कर देंगे, दैट इज b स्क्वायर। तो f.dr आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करना है, लिमिट a टू 0, लिमिट a टू 0 इंटीग्रेट कर दो। सो दिस इज x क्यूब बाई 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स एंड लिमिट फ्रॉम a टू 0, माइनस लिमिट पुट करोगे, सो दिस इज माइनस a क्यूब बाई 3 माइनस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये वैल्यू माइनस बी स्क्वायर ए। तो ये आ गया अलोंग सी डी, और अब चलेंगे अलोंग डी ए, अलोंग डी ए। तो अलोंग डी ए में x कांस्टेंट है, x इक्वल टू 0 और y वेरी कर रहा है फ्रॉम b टू 0। इफ x इज 0 देन dx इज 0, ठीक है, तो dx 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू 0 है, तो टोटल f.dr 0 आ जाएगा। तो अलोंग डी ए में इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ अलोंग ए बी, अलोंग बी सी एंड अलोंग सी डी जो रिजल्ट आए हैं तीनों को ऐड करना है, एंड विल गेट द लाइन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द रेक्टेंगल ए बी सी डी। क्लियर? तो इस तरीके से लाइन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि शो दैट f.dr इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इफ f फंक्शन गिवन है। तो उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ f का कर्ल निकालना है, अगर वो कर्ल 0 हो जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाएगा, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे अगर कर्ल 0 हो जाता है तो लाइन इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है, ठीक है। So moving on to the Green's theorem. So next topic is Green's theorem. Basically Green's theorem is the transformation between double integral and line integral, between double integral and line integral। तो आपके सिलेबस में ये विदाउट प्रूफ मेंशन किया हुआ है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको ग्रीन्स थ्योरम बता रही हूँ कि होती क्या है। सपोज एफ हमें एक वेक्टर फंक्शन गिवन है, सो ग्रीन्स थ्योरम सेज दैट डबल इंटीग्रेशन और वी कैन से लाइन इंटीग्रेशन और डबल इंटीग्रल के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन है। सो लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन कब होगा, बेसिकली ये ग्रीन्स थ्योरम है। लाइन इंटीग्रल डबल इंटीग्रल के इक्वल कब हो सकता है, तो डबल इंटीग्रेशन f फंक्शन हमें दे रखा है, से इट इज f1i प्लस f2j प्लस f3k। तो डबल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रेशन इफ कर्ल f2 बाय कर्ल x। बेसिकली हमें डबल इंटीग्रेशन दे रखा है, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर ही ये ग्रीन्स थ्योरम दे रखे है, दैट मीन्स f3k इज 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा कर्ल f2 बाय कर्ल x माइनस कर्ल f1 बाय कर्ल y। ये पर्टिकुलरली मेंशन है दैट ग्रीन्स थ्योरम इज इन दी एक्स वाई प्लेन, सो हियर z इज 0, ठीक है। सो कर्ल f2 बाय कर्ल x माइनस कर्ल f1 बाय कर्ल y dx dy, ये डबल इंटीग्रेशन इक्वल होगा सिंगल इंटीग्रेशन के या लाइन इंटीग्रेशन के। कब होगा, व्हेन f1 dx प्लस f2 dy विद रिस्पेक्ट टू हम कर्ल c फाइंड आउट करते हैं। ये तो वही है f.dr ही है,
डी आर यहाँ पर डी एक्स और डी वाई ही होगा, बिकॉज डी जेड जीरो होगा, बिकॉज एक्स वाई प्लेन है तो जेड जीरो होगा, इसलिए डी एक्स डी वाई ही रहेगा, इसलिए एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई होगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली लाइन इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन के इक्वल कब आता है, एक्स वाई प्लेन में आता है, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम आता है। कैसे आता है, कर्ल एफ टू बाई कर्ल एक्स माइनस कर्ल एफ वन बाई कर्ल वाई, जब हम इस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं तो ये लाइन इंटीग्रेशन के इक्वल आ जाता है। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डबल इंटीग्रल एंड लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये दे रखा है फॉर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, यानी कि ये हमें किस फॉर्म का दे रखा है, लाइन इंटीग्रेशन की फॉर्म का दे रखा है। दैट मीन्स दिस इज f1 एंड दिस इज f2। ठीक है, और अब हमें विद रिस्पेक्ट टू सी कर्व तो चाहिए जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो वो कर्व क्या दे रखी है, वो कर्व हमें दे रखी है, वो कर्व नहीं है, रीजन दे रखा है बाउंडेड बाय, रीजन बाउंडेड बाय by a line y is equal to x and a parabola y is equal to x square। एक लाइन और पैराबोला से बाउंड हुआ रीजन जो है उसके विद रिस्पेक्ट टू पहले आप लाइन इंटीग्रेशन निकालो और उसके विद रिस्पेक्ट टू आप डबल इंटीग्रेशन निकालो, दोनों इक्वल होने चाहिए, ये हमें वेरीफाई करना है। दैट इज वी हैव टू वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। तो अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन में दे रखा है, लाइन इंटीग्रेशन की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे रखा है। सो f1 यहाँ पर क्या है, f1 इज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड f2 इज एक्स स्क्वायर। अब हम रीजन निकालते हैं जो कि हमें बाउंडेड बाय टू कर्व्स दे रखा है। फर्स्ट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड इज अ कर्व, इज अ पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ये पैराबोला दे रखा है और एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स जो ऐसे बनेगी। ठीक है, और ये दोनों इंटरसेक्ट 1 1 पर जरूर करेंगे, यहाँ 1 1 एंड 0 0। आई थिंक आपको आता होगा इंटरसेक्ट करना, या इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, किसी एक की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो x यहाँ पुट कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 and x minus 1 is equal to 0, x equals to 0 and 1। when x is 0 then y is 0, when x is 1 then y is 1। ठीक है, तो 1 1 and 0 0 are the point of intersection of these two curves। तो इस एरिया के, इस रीजन के विद रिस्पेक्ट टू हमें लाइन इंटीग्रेशन करना है और डबल इंटीग्रेशन करना है। जैसे हमने रेक्टेंगल में भी, जैसे हमें 4 लाइनें गिवन थी तो हमने अलोंग सिंगल सिंगल लाइन के विद रिस्पेक्ट टू पहले इंटीग्रेट किया और फिर उनका सम किया, ऐसे ही इसमें करना है। पहले हमें अलोंग ए बी चलेंगे, पहले इस कर्व के अलोंग चलेंगे जो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, पहले हम इसके अलोंग करेंगे और फिर उसके बाद अलोंग बी ए करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। लाइन इंटीग्रेशन हमें इसी तरीके से निकालना है, पहले अलोंग ए बी एंड देन अलोंग बी ए। अलोंग ए बी मीन्स अलोंग y is equal to x square and along b a means y is equal to x। तो लाइन इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई विद रिस्पेक्ट टू सी कर्व जो हमें दे रखी है, दैट इज हम सम करेंगे अलोंग ए बी ये पूरा प्लस अलोंग बी ए। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अलोंग ए बी, अलोंग ए बी दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड dy इज इक्वल टू 2x dx। ठीक है, और x भी वेरी कर रहा है इसमें, y भी वेरी कर रहा है, तो अगर आप पूरे फंक्शन को x में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो x की लिमिट आ जाएगी, x वेरी कर रहा है, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, f डॉट डी आर क्या बन जाएगा, y की जगह आपने एक्स स्क्वायर पुट करना है, यानी हम सारे फंक्शन को x में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आप एक्स स्क्वायर पुट करना, जहाँ पर dy है वहाँ आप 2x dx पुट करना और लिमिट आ जाएगी 0 to 1।
तो अलोंग ए बी में लिमिट हमने ली 0 to 1, उसके बाद x y की जगह x स्क्वायर प्लस y की जगह x स्क्वायर दैट इज x4 dx प्लस x स्क्वायर dy की जगह क्या आ जाएगा, dy की जगह आ जाएगा 2x dx। तो ये आ जाएगा x इंटीग्रेशन 0 to 1 x क्यूब प्लस x4 प्लस 2x क्यूब dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ये 3x क्यूब है तो 3x4/4 प्लस x5/5 और लिमिट 0 to 1 एंड वी हैव 3/4 प्लस 1/5। ठीक है, ये सॉल्व करके जो भी आएगा 19/20। ठीक है, ये आ गया 19/20। तो अलोंग ए बी निकल गया। अब चलते हैं अलोंग बी ए। अलोंग बी ए इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज y इज इक्वल टू x। अगर आप इसमें भी वही, अगर आप x में कन्वर्ट करना चाहते हो तो x वेरी कर रहा है 1 to 0। ठीक है, y में कन्वर्ट करना चाहते हो तो y भी वेरी कर रहा है 1 to 0। तो अब चलते हैं अलोंग बी ए। Along BA, along BA means y is equal to x, so dy is equal to dx and x vary कर रहा है from 1 to 0। तो ये था y is equal to x। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पर y होगा वहाँ पर x पुट कर देना है और dy की जगह dx आ जाएगा और लिमिट आ जाएगी 1 to 0। तो क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन x y की जगह आ जाएगा अगेन x प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dx एंड लिमिट 1 to 0। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे एंड वी गेट -1, अब आप इन दोनों को ऐड कर देना तो ये आ जाएगा लाइन इंटीग्रेशन। लेकिन अभी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। यानी कि वेरीफाई मतलब कि इस साइड तो हमारा जो आंसर आया है ठीक है, अब हमें इसको भी करना है। अब हमें F2 पता है, यहाँ पर F2 क्या है, एक्स स्क्वायर, F1 क्या है ये। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कर्ल F1 बाय कर्ल y निकालना है, कर्ल F2 बाय कर्ल x निकालना है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, dx dy और dx dy यानी कि x की लिमिट 0 to 1, y की लिमिट 0 to 1। डबल इंटीग्रेशन है तो दोनों की लिमिट चलेगी ना। तो कर्ल F2 बाय कर्ल x इज 2x, कर्ल F1 बाय कर्ल y इज x प्लस 2y, यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद लिमिट 0 to 1 dx dy जो इनकी लिमिट है, तो सेम आंसर आने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक रह रहा है दैट इज सरफेस इंटीग्रल और उसके बाद स्टोक्स थ्योरम। जैसे लाइन इंटीग्रल किया और उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम थी, ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डबल एंड लाइन इंटीग्रल। उसके बाद हम करेंगे जैसे लाइन इंटीग्रल किया उसी तरीके से एक सरफेस इंटीग्रल होगा। सरफेस इंटीग्रल करने के बाद स्टोक्स थ्योरम इज द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ये दो टॉपिक आपके रह गए हैं, छोटे से दो टॉपिक हैं, इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अभी इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ग्रीन्स थ्योरम के मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं।